मैम आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करें। अब हम टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको कहाँ तक करवा दिया है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बताइए एक बार, माइक ऑन करके। हमने ये डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है, वो चीजें हमने कवर कर ली थी लास्ट क्लास में कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ये सारे टॉपिक्स हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो है आज की क्लास में हम टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, एम्ब्रियो का जो विकास है या डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारा, इसमें टॉपिक है हमारा मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है और हमारा जाइगोट बनता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। हाँ, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, तो अभी आपको एक काम करना है, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए आप साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊंगी। ये टॉपिक है हमारा, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो कि आपका सिलेबस का एक जो शेड्यूल बना है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमारा ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फिर हमारा आईवीएफ वाला टॉपिक है, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको बुक से मैंने बता दिया कि हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं इसके आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगी इजी वे में, ताकि समझने के लिए आसान हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना है सभी को। फिर हम बीच में डिस्कशन भी करेंगे, जो हमने पढ़ा उसका हम बीच में थोड़ा इंटरेक्शन भी करेंगे कि कितना जो है वो आप लोगों को समझ में आया है ना, वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार फाइनल बार कंफर्म करो। यस मैम। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमारा टॉपिक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द monthly series of is the monthly series of changes. It is the monthly series of changes. ठीक है, क्या है ये? monthly series of changes in the female reproductive system. In the female reproductive system. ठीक है, मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि ये जो है वो जो है मंथली सीरीज है, मंथ वाइज है ना, एक सीरीज है। ठीक है, चेंजेस किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई किसी प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, दैट प्रिपेयर्स, और वही क्या करेंगे? दैट प्रिपेयर्स, वो जो बदलाव आएंगे वही प्रिपेयर करेंगे। दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब यही जो बॉडी है उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये होती है डेफिनेशन। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज द, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट इज द मंथली सीरीज ऑफ चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। तो ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, फिर मैं आगे, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कि इसकी अवधि क्या रहती है ना। ड्यूरेशन का मतलब सिंपली क्या हुआ कि इसकी अवधि क्या रहती है। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यूजुअली लास्ट करती है, पूरी साइकिल जो है हमारे पास 28 डेज की होती है।
the menstrual cycle last usually lasts about 28 days। ठीक है, कितने दिन की चलती है ये साइकिल? 28 दिन की। बट कैन रेंज, बट आपको पता है कि इसका जो रेंज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इट कैन रेंज, बट कैन रेंज फ्रॉम 21 to 35 डेज। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक 5-6 दिन आगे पीछे, तो इस तरह से। तो ये हो गई इसकी क्या ड्यूरेशन। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली लास्ट अबाउट 28 days बट कैन रेंज फ्रॉम 21 to 35 days, बट कैन रेंज फ्रॉम 21 to 35 days। तो ये हमने यहाँ पे कवर किया इसकी ड्यूरेशन के बारे में पॉइंट। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कुछ नोट डाउन करने के लिए रह जाता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चल रही हूँ। आप ठीक है, नोट्स आपके साथ प्रिपेयर करने हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रही हूँ, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, फेजेस क्या रहते हैं इसके? सबसे पहला जो फेज है वो इसमें रहता है, नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। नंबर 1 क्या रहता है हमारा? मेंस्ट्रुअल फेज। नंबर 1 क्या रहता है? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ये लगभग जो है वो रहता है 3 से 7 दिन का फेज होता है ये। लास्ट 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन का ये लगभग होता है, ये वाला जो फेज है। इसमें क्या होता है कि जो शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग अकर्स। ठीक है, मतलब जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो लाइनिंग है, परत है, ठीक है, वो एक तरह से बाहर निकलती है। ठीक है, वो एक तरह से बाहर निकलती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 7 दिन का होता है और इसमें शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग अकर्स। ठीक है, मतलब जो गर्भाशय की जो परत है, यूट्रस की जो परत है, लेयर है, वो बाहर निकलती है और इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें ये ब्लीडिंग वाला फेज है तो ब्लीडिंग अकर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नंबर 2। नंबर 2 जो फेज होता है हमारे पास इसमें, वो होता है आपका फॉलिक्यूलर फेज। नंबर 2 क्या है हमारा? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, ये है नंबर 2। इसमें क्या है, फॉलिकुलर फेज में जो है वो क्या है हमारा, देखो, अब आपके पास जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी वो तो बाहर निकल गई थी, उसकी शेडिंग हो गई थी, है ना। बट अब जो है वो क्या होगा, अब वापिस से जो है वो क्या होना चाहिए, वापिस से होना क्या चाहिए कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो वापिस से जो है वो परत फिर से मोटी हो जानी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। अब तो इसी फेज में वो होता है, क्या होता है इसमें, यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट्स थिकनिंग। ठीक है, वापिस से जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। कौन से फेज में? फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है हमारा, यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट्स थिकनिंग। ठीक है, और होता क्या है कि ओवरीज में जो एग है वो भी जो है इसी फेज में बनते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकती हूँ, ओवरीज, जो ओवरीज हैं, ओवरीज को बोला जाता है अंडाशय जो है, ओवरीज जो हैं वहां पे एग बनते हैं। ओवरीज प्रिपेयर एन एग। जो अंडाणु है, जो एग हैं, वो आपके ओवरीज में बनते हैं। और जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो परत फिर से मोटी हो जाती है। कौन से फेज में? फॉलिकुलर फेज में ये चीज होती है।
तीसरा फेज आता है हमारा, तीसरा नंबर पॉइंट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। तीसरा जो फेज है वो आता है यहाँ पे ओव्यूलेशन फेज। तो जो ओव्यूलेशन फेज है, ओव्यूलेशन फेज जो है इसमें क्या होता है, ये जो पूरी साइकिल है इसके लगभग 14th डे के ऊपर, अब जो मैच्योर जो एग है, जो कहाँ पे बना था, मतलब एग बना कहाँ पे था, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो लगभग ये जो ओव्यूलेशन का जो फेज है ये है लगभग, मतलब हम बोलते हैं कि लगभग जो है 14th डे, पूरा का पूरा जैसे साइकिल जैसे 28 दिन का है तो उसमें लगभग 14th डे के ऊपर, सो अराउंड डे 14, ठीक है। लगभग इस दिन पे अराउंड डे 14 पे क्या होता है, मैच्योर एग, ए मैच्योर एग is released, a mature egg is released from the ovary, ओवरी से जो मेच्योर एग है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें, अब ये जो फर्टाइल पीरियड है वो अब शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो मेच्योर एग है वो रिलीज हो चुका है हमारी ओवरी से, इसी वजह से ये अब जो फर्टाइल जो पीरियड है, ठीक है, मतलब इस फेज में फर्टिलाइजेशन की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। इस फेज में मतलब लगभग 14th डे के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, उसका जो फर्टिलाइजेशन हमें पता है क्या होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की इस फेज में अधिक संभावना रहती है, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो कि फर्टाइल पीरियड बिगिंस। ये कौन सा फेज हुआ आपका, ये हुआ आपका ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओव्यूलेशन फेज हम समझ गए, आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट के ऊपर। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारे पास ल्यूटियल फेज। क्या है फोर्थ नंबर पॉइंट, ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो यूट्राइन जो लाइनिंग है, मतलब जो गर्भाशय की जो परत है वो वापस से अच्छी तरह से मोटी हो जाती है अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यूट्राइन लाइनिंग फर्दर, मतलब कि फिर से थिक हो जाती है, थिकन्स, मोटी हो जाती है परत, टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, मतलब गर्भाशय की परत गर्भ धारण के लिए मोटी हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो लाइनिंग है ये वापिस से टूट जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये जो लाइनिंग है ये वापिस से टूट जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी और ये लाइनिंग वापिस से टूट जाएगी और वापिस से हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द लाइनिंग ब्रेक्स डाउन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हमने फेजेस वाइज पढ़ा। अगर कोई पॉइंट आपको नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे रह गया हो तो मैं एक बार यहाँ पे इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या बताया, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं सारा जल्दी जल्दी। सबसे पहला आपको क्या पढ़ाया, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली सीरीज ऑफ चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बदलाव जो कि हर महीने होते हैं, मंथली सीरीज ऑफ चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, तो पूरी साइकिल की बात अगर मैं करूं तो कम से कम जो है 28 दिन की होती है, बट कैन रेंज फ्रॉम 21 to 35 डेज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।
ठीक है, फीमेल टू फीमेल आपको पता है वेरी करता है। तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात अगर करूं तो पहला फेज जो ब्लीडिंग वाला जो फेज होता है उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपके सामने बात की। लास्ट जो कि 3 से 7 दिन का होता है, लास्ट 3 to 7 days, इसमें जो यूट्राइन लाइनिंग है वो बाहर निकल जाती है, टूट गई वो और बाहर निकल गई, उसकी शेडिंग हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई इस फेज में। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो कि दूसरा था आपका। फॉलिकुलर फेज में क्योंकि अब आपने देखा यूट्राइन की, यूट्रस की लाइनिंग जो बहुत पतली पड़ चुकी थी उसको अब वापस से मोटे होने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना इस फेज में वापिस से मोटी होना, थिक होना स्टार्ट हो जाती है। और जो ओवरीज हैं मतलब जो अंडाशय है वो प्रिपेयर करते हैं क्या, एग को, ठीक है। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज। तो अराउंड 14th डे क्या होता है, जो मेच्योर एग है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। तो मतलब अब फर्टाइल पीरियड, क्योंकि अब एग भी रिलीज हो चुका है, इसकी वजह से अब वहां पे जो है ज्यादा अच्छी संभावना है कि अब जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पे जाके फर्टाइल पीरियड शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग फर्दर थिकन्स, है ना, यूट्रस की लाइनिंग फिर से मोटी हो गई। अब स्टार्ट मतलब वो मोटी होना तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी फॉलिकुलर फेज में, ये हमने पढ़ा। बट अब यूट्राइन लाइनिंग फर्दर थिकन्स टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। आगे आपको क्या बताया, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द लाइनिंग ब्रेक्स डाउन। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। एक बार मुझे माइक ऑन करके बता दीजिए यस और नो, वहां तक कंप्लीट है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये सारे फेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक हेडिंग डाल रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी हॉर्मोन्स होती हैं जो कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो मैं क्या हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे, हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी हॉर्मोन्स हैं जो कि इस साइकिल में जो है सहायता करती हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। इसके लिए हम अच्छे से यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। तो हॉर्मोन्स के नाम हमें लर्न हो जाएंगे फिर अच्छे से। तो पहली जो हार्मोन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है, एस्ट्रोजन। पहली हार्मोन क्या है हमारा, एस्ट्रोजन। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। फिर तीसरा आता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसकी स्पेलिंग प्रॉपर लिखेंगे, ल्यूटी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है हमारा FSH। ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरे फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या हुआ हमारा, FSH हुआ। तो इस तरह से, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन सहायता करती हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दिए इम्पोर्टेंट इसके। तो ये टॉपिक हमने शॉर्ट में कवर कर लिया। तो इसके बाद आपका जो ये है टॉपिक, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारे पास इसमें है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसमें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें हमारा पास एक टॉपिक है IVF। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे।
तो आईवीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। आईवीएफ क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैंने आपके सामने बोला आईवीएफ, और मैंने आपको क्या बोला कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मॉडर्न, ये क्या है? एक प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारा जो आईवीएफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे फॉलो होते हैं ये, और इसकी फुल फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके भी नोट्स बना लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहाँ से बात करूंगी? इसकी फुल फॉर्म से बात करूंगी। तो आईवीएफ, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रही हूँ, इन विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इसकी डेफिनेशन। आपको पहले भी बताया है कि कोई भी टॉपिक है उसको अगर हमें बहुत ही आसान तरीके से समझना है तो हमें उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हमें टॉपिक का ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आईवीएफ, मेरे साथ साथ नोट करिए, आईवीएफ इज ए टेक्निक, आईवीएफ इज ए टेक्निक इन which IVF is a technique in which fertilization of the egg by the sperm takes place outside the human body in a laboratory। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस पॉइंट को। आईवीएफ क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, मतलब ऐसी तकनीक है इन विच फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, जिसमें जो एग का जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म के द्वारा, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। मतलब फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होगा, जबकि वो कहाँ पे होगा? वो होगा हमारा लैब में। कहाँ पे होगा? इन ए लेबोरेटरी, मतलब एक लैब के अंदर ये होगा। तो अगर मैं वर्ड का मतलब देखूं तो मैंने आपको क्या बोला? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब ही क्या होता है? इन लैब कंडीशंस। कहाँ पे होगा? लैब कंडीशंस में होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन embryo the embryo is placed into the woman's uterus, टू डेवलप। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि जाइगोट जब बना, फर्टिलाइजेशन हुई, तो हमारे पास क्या बना? जाइगोट बना, ठीक है। तो जाइगोट की आगे फर्दर जब डेवलपमेंट होती है तो आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसको जो वुमेन है उसके यूट्रस में ही जो है वो डेवलप करवाया जाएगा। उसका आगे जो भी विकास होना है, जो भी वो विकसित उसको होना है भ्रूण को, तो वो मदर के उसके मतलब जो महिला है, जो वुमेन है, उसके गर्भाशय में ही, उसके यूट्रस में ही उसका आगे विकास होगा, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन बाहर हुई, तभी हमने इसको क्या बोला? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हमने उसको क्या बोला? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला।
ठीक है, तो एक बार जितना हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। आईवीएफ के बारे में जो है हमने पढ़ा, तो आईवीएफ के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभिषेक, आप माइक ऑन कर सकते हैं अभिषेक। थोड़ा सा हमारा सेशन फिर थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। विवेक। यस मैम। अच्छा, तो आपको आईवीएफ के बारे में समझ आया? आईवीएफ के बारे में यस मैम। आपको क्या फुल फॉर्म पता लगी आईवीएफ के बारे में? इन विट्रो, इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, नोट्स में आपने वहां से बताना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई आपके? डेफिनेशन, After the fertilization, embryo placed into woman uterus to develop. मतलब आप क्या बोलोगे कि आईवीएफ इज अ टेक्निक जिसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, है ना? कहाँ पे होगा? इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या हुआ? लैब में होगा, लैब कंडीशंस में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि ये तो हम समझ गए कि हमारा आईवीएफ टेक्निक क्या है। ठीक है, डेफिनेशन हम समझ गए। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसका यूज जो है वो क्यों किया जाता है, या आईवीएफ का जो उपयोग है वो कब किया जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सो हेडिंग क्या है हमारा? व्हेन इज आईवीएफ यूज्ड? कब हमें जरूरत पड़ेगी इस तकनीक की, इस आईवीएफ टेक्निक की? सबसे पहला पॉइंट आता है व्हेन ए कपल फेसेस, व्हेन ए कपल फेसेस इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, व्हेन ए कपल फेसेस इनफर्टिलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनफर्टिलिटी है ना, जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, अगर वो है। ठीक है, तो किसकी वजह से, और वो भी किसकी वजह से? ड्यू टू ब्लॉक्ड। कई बार क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है वोमेन की, वो ब्लॉक हो जाती है, या मान लो उसको डैमेज हो गया किसी तरह का फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए फिर लैब कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन जो है वो करना पड़ती है। ठीक है, तो वो ही हमने बात पढ़ी। तो ड्यू टू ब्लॉक्ड और डैमेज्ड फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और कब यूज होगा? आईवीएफ अलॉज। इसके अलावा और कब ये यूज होगा? जब व्हेन द मेल पार्टनर, when the male partner has low sperm count, या मतलब बेसिकली उसमें भी अगर स्पर्म मोबिलिटी कम है। ठीक है, मतलब उनकी जो गतिशीलता है वो अगर कम है,
स्पर्म की, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है IVF allows fertilization to occur externally, है ना। फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के बाहर होगी, एक्सटर्नली होगी। एंड द एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो उसके बाद यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। एंड द एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। ठीक है, उसके बाद जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। तो होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन आपको पहले बताई मैंने कि एक्सटर्नली होगी, बट एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है, मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट होने का मतलब क्या है कि एम्ब्रियो जो अटैच हो जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, यूट्रस में, और आगे वो फर्दर जो है उसका जो विकास है वो होगा। तो इस तरह से हमने अभी तक देखो क्या पढ़ा, IVF का डेफिनेशन और कब IVF का यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज हमने अभी तक कवर की है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उस पॉइंट को रिपीट करूंगी। हमारी ऑनलाइन क्लास तभी इंटरेक्टिव होगी अगर आप थोड़ा सा, हम डिस्कशन भी करेंगे चीजों को। ठीक है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। तो हमने अभी तक जो है IVF का डेफिनेशन और कब इसको यूज किया जाता है ये हमने पढ़ा। एक बार मैं यहाँ पे बुक शेयर कर रही हूँ, बुक का पेज, ये है आपका टॉपिक बुक में, IVF। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने इधर। फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक है सरोगेसी, ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, इसके बाद क्या टॉपिक है हमारा, सरोगेसी, इसको पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो ये भी आपके पास IVF की तरह ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा, सरोगेसी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसके भी नोट्स मैं इजी वे में बनवा रही हूँ, है ना, तो आपको साथ के साथ जो है वो नोट डाउन करना है। हमारे पास हेडिंग है सरोगेसी। क्या हेडिंग है, सरोगेसी हेडिंग है। ठीक है, तो सरोगेसी क्या है, सरोगेसी इज ए मैथड, ये भी एक मैथड है इन विच ए वुमेन, जो कि क्या है, सरोगेट मदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर, कैरीज एंड गिव्स बर्थ टू ए बेबी फॉर another woman और कपल। अब इजी वे में समझाती हूँ, मतलब सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो महिला है, जिसको हमने बोला वुमेन है, जो कि जिसको हमने क्या बोला, सरोगेट मदर बोला, वो कैरी करेगी और बर्थ भी देगी टू द बेबी फॉर द अनदर वुमेन और कपल। मतलब सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला जो सरोगेट मदर है वो किसी अन्य महिला के लिए जो है वो, जो बेसिकली वो करती क्या है, कैरी कर रही है उसको, है ना। तो
हो क्या रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वुमेन या जो सरोगेट मदर है वो कैरी करती है और गिव करती है बर्थ टू अ बेबी, है ना, फॉर अनदर वुमेन और कपल। तो ये इसके बारे में डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, सरोगेसी का डेफिनेशन हो गया हमारा। यहाँ तक एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये टॉपिक, मतलब अगर वो इस टॉपिक को एक बार एक्सप्लेन करना चाहे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर कोई चाहे कि उसको एक्सप्लेन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लाइक परफेक्ट ही एक्सप्लेन करना है, जितना भी समझ में आपको आया उतना अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस का टॉपिक था, हमने कवर कर लिया ये। अब आता है हमारा इसमें इम्पोर्टेंट बात कि इसके जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका भी एडवांटेजेस या इसका सरोगेसी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग है मेरी एडवांटेजेस क्या है इसके, या इसके लाभ क्या हैं। तो पहला पॉइंट आता है नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हेल्प्स कपल्स हु कैन नॉट कंसीव नेचुरली। जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो कपल्स हैं उनको जो है वो हेल्प करता है ये हमारा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन who cannot carry a pregnancy। मतलब जो वुमेन या जो महिलाएं जो हैं बेसिकली प्रेगनेंसी, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं, तो उनको जो है उनको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरोगेसी वाली। तो ये आ जाता है इसमें, जो मतलब इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस, बट ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव ये प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज्यादा महंगे प्रोसीजर्स होते हैं ये। ठीक है, और इनमें जो है वो मेडिकल जो लाइक एक्सपर्ट्स हैं उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी हो गया हमारा टॉपिक। अब करेंगे हम सिर्फ रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा है। आगे प्रोसीड करने से बेटर है अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े एक बार डिस्कशन करते हैं। रोशनी, आप माइक ऑन करिए। वो रोशनी, तो माइक ऑन करेंगे, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या डेफिनेशन था। डेफिनेशन अगर आपने नोट्स में लिखा हो तो वहां से आप पढ़ के बता सकते हैं एक बार। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका हाँ विवेक, आप माइक ऑन करिए। विवेक, Yes, ma'am.
तो आप जो है मुझे ये डेफिनेशन, सरोगेसी का डेफिनेशन आपने नोट्स में बनाया होगा, तो आप वहां से पढ़ के एक बार बताइए, और बाकी सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। सरोगेसी का डेफिनेशन जो लिखवाया वहीं से बताना है। The method of in which a woman surrogates mother causes give the birth of a baby to ठीक the है, another mother as couple. ठीक है, गुड, नाइस। अच्छा, रोशनी ने देख लिया होगा फर्स्ट, रोशनी ने ऑन कर लिया होगा माइक। आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन बतानी है वहां से। फिर इसके बाद जो है वो स्नेहल, स्नेहल को अब माइक ऑन करना है एक बार। नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट, ये आपका बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है, इसके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो नॉर्मली हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विकली जो है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। एक तो मैंने जो है आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन, उसके फेजेस के बारे में बताया, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन जो है वो बनता है, एक तो डेफिनेशन वाला, हॉर्मोन्स क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ये चीज आपको बताई अभी, है ना। जैसे एस्ट्रोजन है, रिवाइज कर लो ये सारा, एस्ट्रोजन है आपका, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। फिर क्या हुआ हमारा ल्यूटिनाइजिंग, देखो एलएच। एक एक पॉइंट को अगर अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी हो जाएगा। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जिसको हम एलएच बोलते हैं। इसके अलावा एफएसएच है जो कि है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये है हार्मोन्स इन्वॉल्व। फिर आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपका आईवीएफ पढ़ाया आपको। आईवीएफ क्या है? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या है हमारा आईवीएफ? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF is a technique in which fertilization of the egg by the sperm takes place outside the human body in a laboratory, है ना, लेबोरेटरी में ये चीज होती है। And after fertilization, the embryo is placed into the woman's uterus to develop, ठीक है, ये चीज आपको बताई इसमें। फिर सरोगेसी में क्या बताया था, इसको भी रिवाइज करवा ले रही हूँ सारा एक बार, मैं इसीलिए आपको रीड करके फिर से बता रही हूँ। आपको क्लास के बाद जैसे जब भी आपको ये नोट्स पढ़ने हैं अपने, तो आपको अच्छे से स्पेलिंग्स वगैरह भी चेक करनी है प्रॉपर, ठीक है, और किस तरह से इसको पढ़ना है। तो एक बार फिर से सुन लो। सरोगेसी इज ए मेथड इन विच ए वुमन, जिसको क्या बोला, सरोगेट मदर बोला, कैरीज एंड गिव्स बर्थ टू ए बेबी फॉर अनदर वुमन और कपल। एडवांटेजेस क्या बोले, क्या फायदे हैं? हेल्प्स कपल्स हु कैन नॉट कंसीव नेचुरली, जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन हु कैन नॉट कैरी ए प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीजें हमने रिवाइज भी कर ली, और जो अभी तक हमने पढ़ा वो हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ये सारा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। Bye, ma'am. Good night. बाय बाय, गुड नाइट।